एक फ़ोन कॉल से क्या बदल सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत आम हो सकता था, लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कूटनीति के हवाले से बात कर रहे हैं और जिस फ़ोन कॉल का जिक्र किया जा रहा है वो कूटनीति की दुनिया में इतना अप्रत्याशित था, इतना अननेचुरल था कि हफ्ते भर में इसने भू राजनीतिक सच्चाइयों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। 12 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के एक अंधेरे कोने में कदम रखा। वहां ऐसी रोशनी डाली जो पूरे यूरोप की आंखों में चुभने लगी। फोन आप जानते हैं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया गया था। इसके बाद ट्रंप ने कॉल के बारे में जो कहा उसमें कहीं ना कहीं पुतिन के ख्यालों की झलक दिखी। क्रेमलिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक रूसी अखबार ने लिखा, ट्रंप ने जेलेंस्की की मौत की सजा पर साइन कर दिया है। इसके बाद हालात ऐसे आ गए हैं कि जंग रुकने के आसार भी कोलाहल की वजह बन गए हैं, वरना अब तक तो यही आम था कि जंग शुरू होने की आहट से हलचल पैदा हुआ करती थी। आज के दिन यानी 17 फरवरी को यूरोपियन लीडर्स मिलने वाले हैं। एक आपातकालीन समिट बुलाई गई है, इमरजेंसी समिट। क्यों? इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या हुआ है, सब बताएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। तारीख 16 फरवरी 2025। इस दिन दो अहम चीजें हुई। पहली, अमेरिका के मिडिल ईस्ट के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी NSA माइक वॉल्स सऊदी के लिए रवाना हुए। स्टीव विटकॉफ ने इजराइल और हमास के बीच भी युद्ध विराम के लिए नेगोशिएशंस में ट्रंप की टीम को लीड किया था। दूसरी, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की रूसी विदेश मंत्री सर्गे लैवरोव से फोन पर बात हुई। दोनों ने अमेरिका की पिछली सरकार की बनाई गई रुकावटों को दूर करने पर बात की। इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द ही सऊदी में मिल सकते हैं। आज के दिन यानी 17 फरवरी को विदेश मंत्री मार्को रूबियो सऊदी पहुंच चुके हैं। वहां उनकी मुलाकात होनी है रूसी अधिकारियों से। इनमें रूसी विदेश मंत्री सर्गे लैवरोव भी होंगे। बरसों बाद रूसी और अमेरिकी अधिकारियों की ऐसी मुलाकात हो रही है, वो भी इतने हाई लेवल पर। इसमें स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी NSA माइक वॉल्स भी मौजूद रहेंगे। लेकिन ये मुलाकात हो क्यों रही है? एक सवाल का हल ढूंढने के लिए। सवाल ये कि रूस यूक्रेन जंग को कैसे रोका जाए। सवाल याद रखिएगा। अभी ये देखते हैं कि 16 फरवरी को हुई इन दो चीजों से क्या निकल कर आया। पहला ये कि रूस यूक्रेन जंग को रोकने की बातचीत इसी हफ्ते शुरू हो रही है। दूसरी बात ये कि इस बातचीत में फिलहाल यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया है। तीसरी बात ये कि इस बातचीत में यूरोपियन यूनियन यानी कि EU के देश भी नहीं होंगे। ये खबर मिलने के बाद यूरोपियन देशों से रिएक्शंस आए। 16 फरवरी को ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपियन देशों की एक आपातकालीन समिट बुलाई है। ये समिट 17 फरवरी यानी आज ही के दिन होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, इटली, स्पेन और डेनमार्क के लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसमें EU प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेyen और NATO सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट भी शामिल हो सकते हैं। इन देशों में से एक देश ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी यूक्रेन को मदद भेजता रहा है। ब्रिटेन की तरफ से भी यूक्रेन को लेकर एक अहम ऐलान सामने आया है। 16 फरवरी को ही प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन में ब्रिटिश सैनिक भेजने की पेशकश की। द डेली टेलीग्राफ में प्रकाशित एक आर्टिकल में स्टारमर ने लिखा कि वो जरूरत पड़ने पर अपनी सेना भेजकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी लिखा कि यूक्रेन नेटो में जरूर शामिल होगा। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी जरूरी है, आपने यूरोपियन यूनियन का नाम कई बार सुना होगा। ये यूरोप के 27 देशों का संगठन है। इन देशों की सरकारें आपस में मिलकर काम करती हैं। ये एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। ध्यान रहे, राजनीतिक और आर्थिक। अब आप एक और संगठन का नाम सुनते हुए आ रहे हैं, नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949 में हुई थी। मकसद था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। कुल सदस्य हैं 32। इनमें सबसे अहम कड़ी अमेरिका माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा यही खर्चता है। EU के 27 और नेटो के 32 सदस्य देशों में से 23 सदस्य कॉमन है, यानी कि EU के ज्यादातर देशों को सुरक्षा की गारंटी मिलती है नेटो से।
नेटो एक साझा सैन्य संगठन तो है, लेकिन इसकी खुद की कोई सेना नहीं है। सदस्य देशों की सेनाओं को जोड़कर नेटो की शक्ति को आंका जाता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है। कैसे? अमेरिका ना सिर्फ नेटो में बल्कि पूरी दुनिया में सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। नेटो की सुरक्षा गारंटी उसके आर्टिकल 5 से निकल कर आती है। इसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला समूचे संगठन पर हमला माना जाएगा, इसलिए इसकी रक्षा में सभी सदस्यों को अपनी सेना उतारनी पड़ती है। यानी जब सुरक्षा की बात आती है तब ईयू के लिए अमेरिका की मदद अहम है। ये तो हुई अमेरिका और ईयू की साझेदारी की बात। ईयू के देश चाहते हैं कि रूस यूक्रेन के जंग के बारे में हो रही बातचीत में यूक्रेन और उन्हें भी शामिल किया जाए। क्यों? पहली वजह तो ये है कि वो यूक्रेन को लगातार मदद भेजते आ रहे थे। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन शुरू किया। तब से ईयू के देश कुल मिलाकर $52 बिलियन की मिलिट्री मदद भेज चुके हैं। इसके अलावा तब से लेकर अब तक अमेरिका करीब $66 बिलियन की मिलिट्री मदद भेज चुका है। ये तो हुई पहली वजह। दूसरी वजह है ट्रंप के पीस प्लान और यूक्रेन के पीस प्लान में फर्क, यानी शांति को लेकर नजरिए में फर्क। सौदे के लिए शर्तें सबकी अलग अलग हैं। फिलहाल यूक्रेन का 20% इलाका रूस के कब्जे में है। ये सभी इलाके खासतौर पर यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में हैं। सबसे अहम इलाका है क्रीमिया। इसे रूस ने 2014 में ही अपने कब्जे में कर लिया था। 2022 के बाद से रूस ने 4 और इलाकों को अपने हाथ में ले लिया है। कौन कौन से हैं ये इलाके? डोनेत्स्क, लुगांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया। यूक्रेन चाहता है कि कब्जा की गई जमीन उसे वापस मिले और 2014 से पहले वाली बाउंड्री रिस्टोर कर दी जाए, यानी क्रीमिया भी उसे वापस मिले। यूक्रेन इन सब के अलावा नेटो की सदस्यता भी चाहता है, क्योंकि नेटो सदस्यों को एक गारंटी मिलती है। नेटो के आर्टिकल 5 के तहत ये आर्टिकल कहता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा और ऐसे हालात में जवाब भी सब एक साथ मिलकर देंगे। लेकिन ट्रंप सरकार और खुद ट्रंप की ओर से पिछले एक हफ्ते में जैसे बयान सामने आए हैं, अगर आप उन पर नजर डालें तो यूक्रेन की शर्तें पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं। ट्रंप और पुतिन की फोन कॉल 12 फरवरी को हुई थी। उसी दिन अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा, 2014 से पहले वाली बाउंड्री पर वापस लौटना अनरियलिस्टिक है। यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलने की कोई संभावना नहीं है और यूक्रेन की सुरक्षा में अमेरिकी सैनिक तैनात नहीं किए जाएंगे। ट्रंप ने 12 फरवरी को ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि पीट हेग्सेथ सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुमकिन है कि यूक्रेन को कुछ हिस्से वापस मिल सकते हैं। यहीं से सवाल उठा कि क्या ट्रंप के शांति वाले प्लान में यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी पड़ सकती है। इस सवाल का जवाब समझौते के लिए होने वाली बातचीत में मिलना था, लेकिन अब तक यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे अमेरिका का क्या मकसद हो सकता है? मुझे लगता है जब भी रियाद में पुतिन और ट्रंप की फेस टू फेस मीटिंग होगी, उसमें किसी न किसी तरह इन यूरोपीय राज्यों की उपस्थिति जरूरी होगी। अगर नहीं होती है तो यूरोप अपने सुरक्षा को लेकर, अपने आर्थिक असुरक्षा को भी लेकर अपने नए नियम बना सकता है, नए प्रावधान कर सकता है, या एक तरह से कहे कि अमेरिका और यूरोप का जो अलगाव है वो और बढ़ सकता है। लेकिन इसका दूसरा, इसके विपरीत भी हो सकता है कि अमेरिका फोर्स कर रहा है यूरोप को, खासकर जो बड़े शक्तियां हैं, कि आप अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाइए और यूरोप की सिक्योरिटी का जिम्मा आप अपने आप पर लीजिए, और नेटो का जो खर्च अब तक अमेरिका कर रहा था उससे वो कम करना चाहेगा। तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। 15 फरवरी को म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बयान दिया। बोले, हम अपनी गैर मौजूदगी में हुए किसी भी समझौते को कबूल नहीं करेंगे। Ukraine will never accept deals made behind our backs without our involvement. हम अपने पीठ पीछे किए गए सौदों को कभी कबूल नहीं करेंगे और यही नियम पूरे यूरोप पर लागू होना चाहिए। यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कोई फैसला नहीं, यूरोप के बिना यूरोप के बारे में कोई फैसला नहीं। जब यूरोप के बारे में फैसले लिए जा रहे हों तो यूरोप को बातचीत में जरूर शामिल किया जाना चाहिए। Decisions about Ukraine without Ukraine, no decisions about Europe without Europe. इसी कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की टीम का एक और ऑफर ठुकरा दिया।
इस ऑफर के तहत अमेरिका को यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का हक मिलने वाला था। बदले में यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी गारंटी मिलने वाली थी। ज़ेलेंस्की का तर्क था कि उन्हें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल रही है। Я не дав міністрам підписувати відповідь. इसीलिए मैंने मंत्रियों को समझौते पर साइन करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि ये पूरी तरह तैयार नहीं है। मेरे हिसाब से ये हमें सुरक्षा नहीं देगा, ये हमारे हितों की रक्षा के लिए नहीं बनाया गया है। मेरे लिए यूक्रेन में निवेश के बारे में लिखा होना बहुत ज़रूरी है और इसे कानूनी तौर पर सही ढंग से लिखा जाना चाहिए। Юридично правильно, коректно, і це інвестиції, і на चलिए, ज़ेलेंस्की के बहाने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बात हो ही गई है तो थोड़ा और इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कॉन्फ्रेंस जर्मनी के शहर म्यूनिक में हुई है। 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक ये इस तरह की 61वीं कॉन्फ्रेंस थी। यहाँ दुनिया भर के देशों के लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर बातचीत करते हैं। इस बार कॉन्फ्रेंस में पहले से मौजूद भू राजनीतिक मनमुटाव खुलकर सामने आए। पावर डायनामिक्स बहुत हद तक बदल गई। सबसे अहम चीज थी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की स्पीच। उनकी स्पीच को कई यूरोपियन प्रतिनिधियों ने अपमानजनक करार दिया। वेंस ने कहा कि वो जिसे दुश्मन के तौर पर देख रहे हैं वो रूस या चीन नहीं बल्कि यूरोप ही है। वेंस ने यूरोपियन देशों पर दक्षिणपंथी पार्टियों को रोकने के लिए अनडेमोक्रेटिक तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इन दक्षिणपंथी पार्टियों में से कुछ को रूस समर्थन देता है। वेंस का कहना था कि अगर आपका लोकतंत्र किसी विदेशी देश से आए कुछ लाख डॉलर के डिजिटल एडवर्टाइजिंग से कमज़ोर पड़ सकता है तो इसका मतलब है कि ये शुरू से ही बहुत मजबूत नहीं था। ट्रंप ने वेंस की स्पीच को शानदार कहा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कई बरसों से यूरोप को कमजोर करने की कोशिश में इन दक्षिणपंथी पार्टियों को समर्थन दिया है। इसके अलावा इसी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि नेटो के यूरोपियन सदस्यों को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए। इसे मिनिमम 2% से बढ़ाकर 3% कर देना चाहिए। ट्रंप के पिछले कार्यकाल से ही नेटो के सदस्य देशों पर यह दबाव था। ट्रंप का आरोप है कि सदस्य देश इस पर कम खर्चा कर रहे हैं जबकि अमेरिका इसमें हद से ज्यादा पैसा बहा रहा है। 2006 में हुए एक समझौते के अनुसार नेटो के हर सदस्य को अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस पर खर्च करना होता है ताकि संगठन की सैन्य ताकत मजबूत रहे। मौजूदा समय में सिर्फ 23 देश इस टारगेट को पूरा करते हैं। 2023 तक सिर्फ 10 देश ऐसा करते थे। 2014 तक तो इसकी संख्या महज 3 थी। ट्रंप का कहना है कि इन देशों को 2 नहीं बल्कि 5% खर्च करना चाहिए। 2018 की नेटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से बाहर जाने के भी संकेत दिए थे। उनकी मांग थी कि बाकी सदस्य भी डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट को पूरा करें। फरवरी 2024 की एक रैली में ट्रंप ने ये तक कह दिया था कि अगर नेटो देशों ने अपना डिफेंस खर्च नहीं बढ़ाया तो वो रूस को नेटो देशों पर हमला करने के लिए उकसाएंगे। अमेरिका नेटो से यूरोपियन फोर्सेस वापस करता है, आज नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद, तो क्या किया जाए? उनकी जो वल्नरेबिलिटी है जो इस समय दिख रही है उसके बारे में क्या हो सकता है? तो ये सारी चीजें होंगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बनेगा कि नहीं वो भी देखना होगा, एटलीस्ट सुरक्षा के मामले में। लेकिन यूरोपियंस ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही जाने देंगे, कुछ ना कुछ तो उनका रिएक्शन जरूर होगा, चाहे वो कॉमन यूरोपियन फोर्सेस हो या एक यूरोपियन यूनियन में एक प्रावधान है जिसको वो कहते हैं कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी CFSP, उसको इन्वोक किया जाए कि उस तरह की पॉलिसी बनाई जाए और नेटो के तर्ज पर कुछ पैन यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का भी डेवलप किया जाए। लेकिन सिचुएशन अभी जो है वो बहुत फ्लूइड है, क्या होगा क्या नहीं कोई नहीं जानता है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब यूरोप को अपनी आर्मी बना लेनी चाहिए। अमेरिका जरूरत के समय मुंह मोड़ सकता है। Let's be honest, now we can't rule out the possibility that America might say. ईमानदारी से कहें तो हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिका उन मुद्दों पर भी यूरोप से मुंह मोड़ सकता है जो यूरोप को खतरे में डालते हैं। कई नेताओं ने इस बारे में बात की है कि यूरोप को अपनी सेना की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि वक्त आ गया है कि यूरोप को अपनी आर्मी बनानी चाहिए।
अब सवाल ये उठता है कि अगर यूक्रेन ट्रंप का पीस प्लान मंजूर नहीं करता है तो ऐसे में यूरोपियन देश क्या करने वाले हैं? क्या वो यूक्रेन का साथ दे पाएंगे? क्या वो यूक्रेन को सिक्योरिटी दे पाएंगे? हमारा बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी ओमान की राजधानी मस्कट से, जहां भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 8वें इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने इनॉग्रल स्पीच देते हुए इंडियन ओशन के इलाके में भारत के एक्टिव रोल के बारे में बात की, जिसमें इलाके की समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी से लेकर डिजास्टर के दौरान भारतीय मदद शामिल है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, जिसमें बांग्लादेश, ईरान, नेपाल, ब्रुनाई, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। इन सब में सबसे खास मुलाकात बांग्लादेशी विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से रही। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद दोनों देशों के संबंध निचले स्तर पर चले गए हैं। दोनों के बीच सीमा विवाद से लेकर राजनीतिक टकराव तक सामने आए हैं, इसलिए ये मुलाकात काफी मायने रखती है। इस बातचीत के बाद जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, हमारी बातचीत द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ बिम्स्टेक सेंट्रिक थी। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसमें 7 देश शामिल हैं, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल। इस साल बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड कर रहा है। अगले साल की अध्यक्षता बांग्लादेश को सौंप दी जाएगी। जयशंकर से बांग्लादेशी काउंटरपार्ट की ये मुलाकात उस समय हो रही है जब नई दिल्ली में 17 फरवरी को सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा को लेकर टॉप लेवल के अधिकारियों की बैठक हो रही है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं तो इस बार ये 16 और 17 फरवरी को आयोजित हो रही है। इसकी शुरुआत 2016 में सिंगापुर में की गई थी, जिसमें 30 देशों ने हिस्सा लिया था। इसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन करता है, जो इस बार ओमान के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इसे आयोजित कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य इंडियन ओशन इलाके में सभी समुद्री साझेदारों को एक मंच पर लाना है, ताकि इस इलाके की सुरक्षा और विकास पर सहयोग की बात बन सके। दूसरी सुर्खी अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुए अवैध प्रवासियों से जुड़ी हुई है। 16 फरवरी को 112 भारतीयों को लेकर अमेरिकी सेना का C-17A ग्लोब मास्टर विमान अमृतसर एयरपोर्ट लैंड हुआ, जो इस तरह का तीसरा बैच है। इस बैच में 31 लोग पंजाब से, 44 लोग हरियाणा से, तो वहीं 33 गुजरात से थे। इसके अलावा 2 उत्तर प्रदेश से, 1 हिमाचल प्रदेश से और 1 उत्तराखंड से हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कुल 332 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा चुका है। इसमें पहले 15 फरवरी को 116 अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना का विमान अमृतसर लैंड हुआ था। इस दूसरे बैच में पंजाब के 65 लोग थे, तो वहीं 33 लोग हरियाणा से थे। इसके अलावा 8 लोग गुजरात से, 2 लोग उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से और 1 हिमाचल और उत्तराखंड से थे। इससे पहले 5 फरवरी को पहले बैच में 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था। बताया जा रहा है कि अमेरिका से इस तरह लगभग 18,000 लोगों को भारत भेजा जाएगा। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक साल 2023 तक 7 लाख से ज्यादा अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिका में रह रहे थे, जो मेक्सिको और एल साल्वाडोर के बाद सबसे ज्यादा है। तीसरी सुर्खी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से है। देश के पूर्वी इलाके में पड़ने वाले कावुमू एयरपोर्ट पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, जो देश के दूसरे सबसे बड़े प्रांत साउथ किवू का महत्वपूर्ण एयरपोर्ट था। इसका इल्जाम M23 विद्रोहियों पर लगा है। इनके बारे में कहा जाता है कि इसे रवांडा का समर्थन प्राप्त है, जो उन्हें हथियार सप्लाई करता है। हालांकि रवांडा इससे इनकार करता है। M23 कॉन्गो का सबसे मुख्य विद्रोही संगठन है, जो कॉन्गो के मिनरल्स के खदानों पर कब्जे के लिए लगातार सरकार के खिलाफ जंग का आगाज किए हुए है। कॉन्गो सरकार ने पुष्टि की है कि विद्रोही बुकावू में घुस आए हैं और इनके साथ रवांडा के भी सैनिक मौजूद हैं। सरकार ने कहा है कि रवांडा हमारी धरती पर कब्जा करने, लूटपाट और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करने पर अड़ा हुआ है। वहीं M23 के प्रवक्ता विली नगोमा ने टेलीफोन संदेश जारी करते हुए कहा कि पूरा शहर उनके कब्जे में है।
इससे पहले जनवरी में M23 विद्रोहियों ने कॉन्गो के सबसे बड़े शहर गोमा पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सेना और विद्रोहियों की लड़ाई में लगभग 3000 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। गोमा पूर्वी कॉन्गो का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इस क्षेत्र में 120 से अधिक हथियारबंद समूह संघर्ष में शामिल हैं, जिनमें से अधिकतर जमीन और कीमती खनिजों की खदानों पर कंट्रोल पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि कुछ अपने समुदायों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्गो में दशकों से चल रहे संघर्ष की वजह से अब तक 60 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। लाखों लोग मर चुके हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमने दुनियादारी में विस्तार से बात की है। आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो देख सकते हैं। इसके अलावा आज के ललन टॉप शो में हमने बात की ओडिशा की एक यूनिवर्सिटी में मचे बवाल पर, जिसके बाद वहां से नेपाल के कुछ छात्रों को निकाले जाने की बात सामने आ रही है। जरूर देखिए ललन टॉप शो। फिलहाल दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखने के लिए शुक्रिया।